are privileged to have Mehta sir with us and eager to hear his insight and experience. The topic of today's special lecture will be on public international law. And I am confident that Mehta sir will provide valuable perspective and insight on this important subject. As we move forward with our event today, I encourage everyone to actively engage with Dr. Mehta sir and to ask questions and reserve alternatively to the word of the wisdom. The time we spend with Mehta sir today will be undoubtable a valuable learning experience for all of us. Please join me in welcoming Dr. Dharmesh Mehta sir with a round of applause. Great, sir. On eczema. So it's a very good career हम लोग सोचते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए जब हम किसी का इंटरनेशनल फॉरम पे लेक्चर सुनते हैं लाइक यू शुड दैट कुलभूषण यादव प्लीज दैट वन ओवर सर का अनिल सालवे का है सी आर्ग्यूमेंट सी ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आप तो एक ऑप्शन छोटा समझ के इसको पास कर देंगे तो इट्स वेरी गुड स्कोप इन द फ्यूचर हमने तो LLM मास्टर ही इसी में किया तो आपका ये 100 मार्क का जो पेपर है भले 60-40 है तो यू ट्रीट दिस एज अ परसेंटेज तो पूरे सिलेबस में आपका डिवाइड पेपर तो आपका ऑलमोस्ट 100 मार्क का ही निकलता है ऑप्शन लेते हैं 4 में से लिखना शॉर्ट में 4 में से पेपर इज ऑलमोस्ट 100 मार्क्स तो इसमें डिवाइड है 30 मार्क्स इज फॉर द पब्लिक इंटरनेशनल ये जो है विच वॉज टिल 2004 100 मार्क्स अब क्या किया यूनिवर्सिटी है उन्होंने मार्क्स कम कर दिए 100 में से 30 कर दिए और ह्यूमन राइट को इंट्रोड्यूस किया सिलेबस इतना ही करता तो ये अब नए जो बच्चे आए सर आपके बाद वाली जो है 75-25 है उनको ये 100 मार्क का पूरा है तो इट इज़ द इंटरनेशनल लॉ जो 30 मार्क का है 30 मार्क का आपका ह्यूमन राइट इंडियन कॉन्टेक्स्ट है और 40 मार्क ह्यूमन राइट इन इंटरनेशनल लॉ अगर इंटरनेशनल लॉ नेसेसिटी आपको 70 मार्क्स का है तो आप उसी हिसाब से पढ़िए कोई चीज़ों को ऑप्शन ना करें एंड क्वेश्चन पेपर आप देखिए हम लोग भी क्वेश्चन पेपर निकालते हैं जिसमें क्वेश्चन ह्यूमन राइट निकालता हूँ मैं आपको बता दूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं तो ये इसका ज़्यादातर आप कोई भी सब्जेक्ट का देखिए आपका ये साल जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट 2 इयर्स और पास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स वाले भी होंगे अभी तक आपने सेकेंड ईयर तक या आपके 4th ईयर तक जो भी पढ़ा है वो ऑल सब्सटेंशियल जो ओनली राइट क्रिएट करते हैं बट दे कैन नॉट गिव द राइट्स यू विल गेट फ्रॉम द प्रोसीजर जो इस साल से आप सीखें CPC CRPC को आप यूज कर लेते हैं फिर आपका iOS है दिस ऑल्सो प्रोसीजर और ये ह्यूमन राइट की एक तो प्रोसीजर ही है हाउ टू एस्टैब्लिश ह्यूमन राइट so every now next semester you have ADR again procedure evidence again procedure तो ये पूरा साल आप देखेंगे कि अब तक जो राइट क्रिएट हुए थे पिछले 2 साल और 4 साल के आपके एकेडमिक में जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा लैंड लॉ पढ़े ये सब पढ़ा उसमें पूरी राइट क्रिएट हुए उसको कैसे जाके कोर्ट में लेना वो इस साल से चालू है और ये इसीलिए 2 साल तक IPC पढ़ो और 3rd ईयर में आपको CRPC पढ़ना है और कोर्ट में भी CRPC ले जाए IPC लेके जाओगे तो पढ़ जाएगा अब मुझे IPC CRPC का नहीं आई डोंट नो मोर अबाउट बट रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा मतलब कि कोई क्वेश्चन रिपीट आते हैं एंड देन यू हैव टू मेक द फोकस नाउ पहले हम चालू करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अब नाम itself से ये इंटरनेशनल लॉ आपको 6 सेमेस्टर का भी अभी से सोच के रखना है कि आपको 6 में से कौन से 2 सब्जेक्ट लेने इसमें भी इसका सेकंड पार्ट आता है जो शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपको पता होगा उसमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी में अगर 10,000 स्टूडेंट 3rd ईयर का फाइनल ईयर का दे रहे तो उसमें
मुश्किल से 30-40 लोग वो लेते हैं। इट्स वेरी गुड सब्जेक्ट। अगर आपको इंटरनेशनल डिस्प्यूट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पहले क्या कहा जाता है, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है देयर इज सम इंटरनेशनल लॉ। ये शुरुआत हुई 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तब इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि ऐसे अगर हम लड़ते रहेंगे तो सारे नेशन खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन्होंने लीग ऑफ नेशन बना दिया। पर लीग ऑफ नेशन फेल हो गया क्योंकि उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, 44-46 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। लोग सोच रहे थे कि ये रशिया यूक्रेन होने के बाद शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर, बाकी कंट्री भी जॉइन हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर, पर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ यूएन। ये जो आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे उसमें यूएन का रोल नहीं है। और वो आपको एक क्वेश्चन के आएगा 6 ऑर्गन ऑफ यूएन है जो एस्टैब्लिश करता है ह्यूमन राइट। नाउ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल स्कॉलर जिन्होंने इसका किया है, लाइक बैंकम का आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन का भी पहले पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि देयर इज नो सच पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो ऐसे कोई लॉ नहीं। इट्स नॉट अ एक्ट, इट्स अ प्रिंसिपल दैट ऑल नेशन बिलीव। अब जैसे यूएन है, हम भी यूएन के मेंबर है बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। उस समय पे जब यूएन बना 1945 में बना है, तब हम तो अंग्रेज के कॉलोनीज में थे, तो हम बाय डिफॉल्ट बन गए थे, वो भी आपको है। सो PIL यू हैव अ 5 मेन चैप्टर। पहला है स्टेट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है स्टेट रूल, और उसके आता है इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ और इंटरनेशनल लॉ इज अ स्ट्रॉन्ग लॉ। दूसरा है रिकग्निशन, मोड ऑफ रिकग्निशन, काइंड्स ऑफ रिकग्निशन। ये रिकग्निशन ज़्यादातर शॉर्ट नोट में आता है, और उसमें रिकग्निशन में डी फैक्ट और डी यूरी 2 तरह के रिकग्निशन है, तो दैट इज ऑल्सो रिकग्निशन कम्स। देन बिग चैप्टर इज ट्रीटी। आपने आपके सेमेस्टर 1 में कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ा और सेमेस्टर 4 में कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट के दो इंडिविजुअल के बीच जब नेशन टू नेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने कई बार देखा होगा कि इंटरनेशनल लोग आते हैं, फिर 2 मिनिस्टर आते हैं, सही करते हैं, फिर दोनों का बुक चेंज किया जाता है, यहाँ के मिनिस्टर यहाँ के, और वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज ट्रीटी। सो ट्रीटी ये आपका सबसे बड़ा है, ट्रीटी मोड्स ऑफ ट्रीटी ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, और वो आता है व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीटी है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रीटी। हम ट्रीटी में लिखेंगे डिटेल इन द ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेजेस इन ट्रीटी। लाइक इन कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका 3 चीज़ था, पहले ऑफर करो, ठीक है, सामने से एक्सेप्ट करता है, फ्री कंसेंट हो और कंसिडरेशन या वैल्यू। वैसे इंटरनेशनल लॉ में जब 2 नेशन एक दूसरे के साथ ट्रीटी करते हैं, अब देखिए कितनी बार पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर पे हुआ, युद्ध हुआ, कारगिल का हुआ, फिर भी हमने आज तक उनसे बायलैटरल जो कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं की। बहुतों को लगता है उनके साथ बिजनेस बंद करना है, उसका हमारा हो, उनका कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं बेचते, वो पान और शक्कर, आज भी आज चीनी खाते हैं, वो पाकिस्तान से आते, और पान जो कर्नाटक से पान करते थे वो कराची से आते, वो 2-3 चीज़ बेचते। हम कितनी चीज़ें बेचते? 78 आइटम वी सेंड फ्रॉम इंडिया। बंद कर देंगे तो क्या होगा? नुकसान हमारा होगा। सो देयर इज ए ट्रीटी, बट देयर इज अ नेशन वाइज देयर इज ए ट्रीटी। अभी आपने देखा होगा G20, ये ट्रीटी है 20 नेशन ने मिलके। अब यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ? अब G20 नहीं बचा, अब क्या हो गया? 21 हो गया, एक नेशन को ऐड करना। तो ये ट्रीटी होता है व्हेन यू एंटर सम। अब इंडिया है वो सार्क का भी मेंबर है, सार्क यू नो द कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। एक्चुअली कॉमनवेल्थ इज अ बैड स्टिग्मा। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है आज भी अभी भी आप ड्रीम को मानते हैं, दैट इज अ कॉमनवेल्थ। सो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे ट्रीटी के अंदर आते हैं। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 जरूर पढ़िएगा, उसमें भी ट्रीटी का है कि जो ट्रीटी इंडिया पार्ट बनेगा, जिस ट्रीटी का इंडिया पार्ट बनेगा
उसको लागू कराने का काम सरकार का होगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना। तो ये स्टेट को दिया है कि ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी मस्ट बी टू मेक द चेंज। आप सभी ने फर्स्ट ईयर में लीगल लैंग्वेज में पढ़ा था वीसा का, एवरीबॉडी रिमेंबर, और ये ह्यूमन राइट्स में केस भी वीसा का वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये जब केस डिसाइड हो रहा था तब हमारे पास कोई एक्ट नहीं था, वी डोंट हैव एनी एक्ट कि जिस पे डिसाइड हो। एट दैट टाइम जस्टिस खन्ना हैज टुक द कंसीडरेशन ऑफ सीडो, वो भी आपको शॉर्ट में आ जाए, कन्वेंशन टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। उसका सेक्शन 12 लिया जिसमें लिखा था कि कोई भी वुमन को उसके वर्क प्लेस पे सेक्सुअली अरेस्ट नहीं करना। वी डोंट हैव एनी लॉ। हमारे पास डेफिनेशन 375 का रेप का और 376 का एक्सप्लेनेशन था, बट वी डोंट हैव एनीथिंग इन द सेक्सुअल हरेसमेंट। सो ये रेप एकदम एक्सट्रीम होता है, बट इट इज ओनली हरेसमेंट। तो इसलिए उन्होंने सेक्शन आर्टिकल 12 ऑफ सीडो दिया था और उसे डिसाइड किया था, बिकॉज इंडिया वाज अ पार्टी टू दैट कन्वेंशन। तो ये जो कन्वेंशन होता है, ट्रीटी होता है, जब हम दो व्यक्ति करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब दो नेशन करता है तो जैसे ट्रीटी। तो ट्रीटी आपका एक बड़ा चैप्टर है। देन पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट एंड फोर्सफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट। जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा, आप मेरे बहुत सारे लोग 1999-2000 में आए होंगे, नहीं आए होंगे, उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो ये फोर्सफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट होता है। पीसफुल मीन्स में नेगोशिएशन करो, वार्तालाप करो। अभी तक prior to 2014 I don't say any government name, but before 2014 हम लोग पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट लेते थे। आप सोचिए कि अगर 2019 में अगर हम वही पुरानी टेक्निक यूज़ करते तो क्या ये जो गया का कौन अपना पायलट वहाँ फंस गया, अभी भी आता वापस क्या नहीं आता। इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल मीन्स। जब तक आप फोर्सफुल रिटेलिएशन नहीं करते, पैसिफिक ब्लॉक नहीं करते। अब जब कारगिल का हुआ तब 3 साल तक हमने पैसिफिक ब्लॉक किया था, मतलब कि हमारे ऊपर से प्लेन नहीं जाता था, तो पाकिस्तान को चाइना घूम के जाना पड़ता था। तो ये पैसिफिक, ये सब फोर्सफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट हम देखेंगे। 7 आपके पीसफुल मीन्स है और 6 आपके फोर्सफुल मीन्स। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट आएगा, और ये बड़े क्वेश्चन में आएगा। इट्स ऑलवेज बीइंग आस्क्ड दैट long question, what are the various peaceful means of settlement of international dispute? dispute तो होनी है, अभी भी चल ही रही है रशिया यूक्रेन की। अब इसमें ग्रुपिज्म होता है, कोई रशिया को सपोर्ट करता है, कोई यूक्रेन। हमारे बच्चे यूक्रेन थे तब तक हमने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, जैसे हमारे सारे बच्चे आ गए तब हमने रशिया को सपोर्ट करना था। इसको कुछ नहीं कहते, ये तब आप सीख पाएंगे जब आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आएगा। एंड योर 5th एंड लास्ट चैप्टर इज UNLOC, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये फिक्स क्वेश्चन आता है। देयर आर 6 डिफरेंट टेरिटरी ऑफ वाटर कहते हैं। बॉर्डर, अब देखिए जमीनी बॉर्डर होती है और बहुत सारी पानी से जुड़ी हुई जो होती है वो बॉर्डर नहीं होती। अब यू दिमाग, अब जब ये बारिश का मौसम था जैसे अगस्त सितंबर, तब क्या होता है कि ये मछुआरों को नोटिस होता है। आप तो खाली ऐसे पढ़ते हैं मछुआरों को नहीं जाना है, आता है ना कभी कभी नोटिस आता है, तो मछुआरे मछली पकड़ने मत जाए। जो मछली खाने वाले होते हैं वो भी नहीं खाते, ये 2 महीने डेंगी भी होती है और पता नहीं क्या भी करते हैं। ये इसीलिए क्योंकि हवा किस तरफ ले जाएगी क्या पता। अब वो मछुआरे गुजरात के गए समंदर में मछली पकड़ने और हवा से वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान वाले पकड़ गए। आपके लिए 15 अगस्त कुछ नहीं है, आराम से उठने का सोसाइटी में फंक्शन है तो झंडा लगा के नाश्ता करके घर। बट कई चंद फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि उस दिन वाघा बॉर्डर में एक्सचेंज होता है। अगर हम 5 को छोड़ते हैं तो वो 5 को छोड़ते हैं, तो ये एक बड़ा इवेंट होता है। ये भी ट्रीटी के हिसाब से होता है। अब देखिए आप में से किसी को नहीं पता होगा कि हमारी किसी के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। कौन से नेशन है जिनको हम हमारे आरोपी मांग नहीं सकते और उनको आरोपी दे नहीं सकते, तो सब इंडियन को ये पता है। इसमें कोई हांगकॉन्ग में जाके बैठता है, कोई कराची में जाके बैठता है, कोई दुबई में बैठता है, कोई पोर्चुगीज में बैठ गया था जिसको भी पकड़ के लाए जब पुणे में बैठा है। तो उनको पता है कि उनकी नेशन के साथ भारत सरकार का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मतलब आरोपी को एक्सचेंज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है।
तो ये भी आपको पता करना होगा कि हमारे आरोपी को हम कौन सी कंट्री से छुड़ा सकते हैं। अब देखिए, बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज रूल, ये वो भी क्वेश्चन आपको आएगा, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन राइट में कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश और क्रिटिकली एनालाइज दैट कैपिटल पनिशमेंट, या आपको आएगा डिस्कस द ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2। बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2 वही है, ये ICCPR का ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2 है, जिसमें लिखा है कि डेथ पेनल्टी हम अबॉलिश करेंगे। देयर आर 12 नेशन हु हैज अबॉलिश द डेथ पेनल्टी, उसमें से एक पोर्चुगल है, नेदरलैंड, वो भी आपने नाम सुना होगा, फिनलैंड, ये बहुत सारे यूरोपियन नेशन, ब्राज़ील, ऐसे 12 नेशन है जिन्होंने ये ट्रीटी सही की है। ये ट्रीटी तीसरी बार इंडिया में आई। प्रायर टू दैट ऑल्सो 2 टाइम हमारे पास आया ऑप्शनल प्रोटोकॉल। आप सही करेंगे, जैसे ऋषि कपूर ने पूछा था, बाइक में सही करोगे, मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जिन नेशन ने किया है वहाँ क्राइम रेट कम है। क्राइम रेट क्यों कम है? लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा जो 6 कारणों के दिया जाता है, आप मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्रिमिनल में 120 से जो होता है उसमें होता है, 302 में होता है फांसी की सजा। तो ये बोलते हैं कि फांसी की सजा अबोलिश करो, वो बोलते हैं कि जिसको हम पैदा नहीं कर सकते उसको मारने का अधिकार नहीं। ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2 से उसके नो कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर। तो बहुत सारे नेशन है उन्होंने अबॉलिश किया है। इंडिया के पास ये तीसरी बार आया था, तीसरी बार भी हमने रिजेक्ट किया। आज सोचो कि आज भी किसी को तो डर है कि इसको मार डालूंगा तो मुझे भी फांसी होगी, मुझे वो तो डर है, तो उतने हद तक नहीं जाता है कोई उस कुत्ते को करने के लिए, हो जाता है सडन प्रोवोकेशन, दैट इज डिफरेंट। नहीं तो क्या होगा, लोग अपने माँ बाप को ही सबसे पहले मार डालेंगे, प्रॉपर्टी चाहिए ना। तो इतना लिटरेसी वैल्यू नहीं है कि हम ऑप्शनल प्रोटोकॉल को सही करें। आप जैसे सही करेंगे, अगर इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ दैट ऑप्शनल प्रोटोकॉल, अब हमारे कितने लॉ में चेंज करना पड़ेगा, IPC में चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा कि भाई आप हम कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसका ऑप्शन है। अब जब आप कैपिटल, इसके लिए आपको क्रिटिकली एनालाइज बोला जाएगा। जब आपको क्वेश्चन, देखिए ज़्यादातर आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा होता है, यू नो, रीड सम दैट क्वेश्चन, क्या लिखा होता है? आप तो सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं ना, क्वेश्चन के टाइटल पे नहीं जाते। क्वेश्चन के टाइटल में लिखा होता है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 2 लाइन है। आप आधा पेज लिखते हो, मेरे पास टाइम है क्या? एक पेपर चेक करने के लिए मेरे पास 2 मिनट होता है। आप 3 महीना पढ़ेंगे, 2 घंटा लिखेंगे, 2 मिनट अंदर चेक करेंगे, तो उतने में आपका हिसाब हो जाएगा। तो वी डोंट से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से मत चालू करो, इतना बड़ा स्टार्टिंग से मत चालू करो। 2 लाइन में आप कैसे लिख सकते हैं वो जानना है यूनिवर्सिटी को, अंडरस्टैंड। और लोग आधा पेज लिख के आते हैं, 1 पेज लिख के आते हैं, एक तो स्कैन करते करते ऐसा उंगली दुख जाता है ये आगे जाने के लिए। फिर मार्क सेलेक्ट करो, फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करो। दूसरा क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही पेज लिखना चाहिए या 1.5 पेज लिखना चाहिए, बट राइट, क्योंकि अब आपका चेक कौन करेगा, आपको भी नहीं करना। कौन करेगा? मैं भी कर सकता हूँ, मेरे घर पे बैठ के, मतलब मेरे कंप्यूटर पे बैठ के। तो अब आपको जो SSR है, पेपर SSR है, उसके हिसाब से लिखना है। आपको क्या आता है वो हम नहीं जानते। आपने क्वेश्चन को कितना लिखा है, इसलिए पहला क्वेश्चन है नॉट मोर देन 2 लाइन। ठीक है, 3 लाइन बहुत हो गई, इतने जा रहे। ये सेलो का पेन फ्री में मिला है, अच्छी बात है, तो इसको इधर मत यूज करो एंड राइट मेजरली इन ब्लैक पेन। इसमें लिखा होता है 15 बार बोले पेपर में पढ़िए, ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि उसका स्कैनिंग अच्छा होता है। ज़्यादा का पेपर आता है ना, उसमें डब्बा आता है हमारे, क्योंकि उसी में खाना रख के लोग खाते हैं और स्कैन करते हैं, तो आधा तो दिखता नहीं। और जेल पेन बिल्कुल यूज़ मत करते, क्योंकि उसे तो गया, क्योंकि उधर इतना गर्मी होता है जेरोक्स के वहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पसीना होता है, और फिर आपका पेपर स्कैन वहीं पे होता है। तो राइट एप्रोप्रिएटली। अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ, आंसर पेपर कहाँ जाएगा पता नहीं। 14 क्वेश्चन है, लिखा होता है ब्रीफली या ऐसे कर। ब्रीफली राइट मीन्स आप उसको 3-4 पेज में, अब उसका भी कंटेंट होता है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। ज़्यादातर हम लास्ट पार्ट जरूर पढ़ते हैं कि आप इसे समझे क्या। आपको बचपन से सिखाया है, आप जूनियर सीनियर में थे तभी आपको स्टोरी सुनाया जाता था, बाद में क्या बोलते थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी।
तो लिखो व्हाट यू अंडर, दैट इज व्हाई दिस एक्ट इज दिस मेथड इज। 2 लाइन तो लिखो कंफ्यूजन। अच्छा, आधे लोग ये नहीं देखते कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 2 पूछेंगे एक क्वेश्चन में, व्हाट इज ह्यूमन राइट, हाउ ह्यूमन राइट इज एम्बॉडीड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन है, आपका 10 मार्क का, इसमें दोनों का 5-5 मार्क डिवाइड। और अगर 3 पार्ट किए, कितना क्वेश्चन मार्क है वो आप देखते तो देखिए, जितना क्वेश्चन मार्क उतना पार्ट डिवाइड किया। अगर 2 डिवाइड किया है, आपने पहले के लिए क्या लिखा, व्हाट इज ह्यूमन राइट, 2 लैंग्वेज को पता किया, 5 में से क्या यू अंडरस्टैंड। और बाकी के 5 के लिए आपने 5 पेज लिखा, उसमें से कितना, तो कभी कभी मार्क आपको कम आता है। अब बोलते मैं बहुत लिखता हूँ, आप बहुत लिखते हुए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप रिलेवेंट कितना लिखते हुए इम्पोर्टेंट। और ये इसीलिए प्रोसीजर लो है, ठीक है। अभी आप घर का कुछ भी और चलाइए, सीबीसी में क्या घर का चलाएंगे, अपना प्रोसीजर, ठीक है। आप दाल कैसे बनाते, चावल कैसे, ये पका लिया सब, 2 साल 4 साल में आपने पका लिया। अभी रिलेवेंट से लिखिए, सेक्शन नहीं पता है तो एज पर एक्ट करके लिखिए, एक्ट का नाम तो लिखिए, डोंट राइट सीपीसी एंड सीआरपीसी। आधों को तो सीपीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, वो बोलते सिविल प्रोसीजर, नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इतना भी लोग मतलब कहीं से पेपर में नहीं लिखते। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है यूनिसेक्सल लॉ, मतलब कि यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। देयर आर 6 डिफरेंट मैटर रिलेटेड टू द, जब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आती है तो किस तरह से डिवाइड होता है। देयर आर मेनी स्टेट, देखिए जैसे आप सबको बताऊंगा, पार्टीशन के टाइम में कराची वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब वहाँ जाने वाला था, पूरा पंजाब। बट बिकॉज ऑफ द डिमांड, क्योंकि अगर कराची इंडिया में रहता तो उनके पास कोई पोर्ट नहीं होता, तो वो लैंड लॉक बन जाता, लैंड लॉक स्टेट होता है। यू नो एमपी, मध्य प्रदेश, ये लैंड लॉक है, उसको कहीं पे भी बॉर्डर नहीं है, सी बॉर्डर नहीं है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, सारे कोस्टल में है, पटियाला, दिल्ली है, हरियाणा है, वो सारे लैंड लॉक स्टेट है। तो ऐसा कंट्री लैंड लॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रेड कैसे करेगा, क्योंकि आपके पास रोडवे है पर वो बॉर्डर लगती है, एयरवेज होता है वो महंगा गिरता है, सबसे आसान होता है सी वेज। आपको कोई भी चीज़ घुमाना है तो दरिया से ज़्यादा होता है। और इसीलिए जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए तो क्यों बॉम्बे से नहीं आए, आसान तो बॉम्बे था, घूम के सब घूम के श्रीलंका घूम के कलकत्ता से जुड़े, इसलिए उन्होंने कंपनी भी रखा उनका ईस्ट इंडिया, इंडिया के ईस्ट साइड से लोग आए, क्योंकि वेस्ट में पोर्चुगीज बैठे थे। आज भी देखिए गोवा, फिर आपका वसई, पोर्चुगीज कल्चर, बांद्रा पूरा देखिए, पूरा पोर्चुगीज कल्चर से, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में आता है। सो ये जो बॉर्डर है वो कैसे बॉर्डर डिसाइड होगी। नाउ मेजोरिटी इसमें क्वेश्चन सबसे पहले स्टेट रूट का आता है, व्हाट इज स्टेट। देयर आर 4 कॉमन, इसमें से बीएलएस वाले, अगर कोई है बीएलएस वाले है, उनको PS1 PS2 में ये आ चुका है, दे हैव स्टडीड ऑलरेडी स्टेट एंड स्टेट। देयर आर 4 कंपोनेंट मेक्स द स्टेट। अब आप देखिए महाराष्ट्र भी आप स्टेट बोलते हैं, इंडिया इज ऑल्सो स्टेट, हालांकि वो कंट्री है बट दोनों स्टेट है, बट दोनों में स्टेट रूट खाली इंडिया के पास है, जो महाराष्ट्र के पास नहीं है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट विच क्रिएट द स्टेट। सबसे पहला होता है डिफाइंड टेरिटरी, ये सबसे पहला होता है डिफाइंड टेरिटरी। अगर आपका नक्शा है, नक्शा से आप बताएंगे ना कि ये है। अब आप छोटा सा कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए यहाँ का, जैसे ये एरिया में थाना में आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में MP यहाँ थाना का होता है, या एरोली का आपका यहाँ का नगर सेवक, नगर पालिका, उनको एक मैप दिया जाता है कि ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली का एरिया होगा, उस एरिया से बाहर तुम्हारा नहीं चलेगा। ऐसा आपको सबसे पहले आपको डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए। जब भी कोई स्टेट बनता है, इन 1972 जब वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान और इसमें, तब उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। वैन बांग्लादेश वॉज क्लेम एज अ UN, वो UN में जाके बोला हम अलग राष्ट्र हैं, हमें मान्यता दो, तो उसको रिकग्निशन में जाना पड़ा। तो सबसे पहले पूछा गया तुम्हारा टेरिटरी बताओ। अब जब उन्होंने अपना नक्शा दिया तो पाकिस्तान ने बोला ये तो हमारा नक्शा है, क्योंकि पहले तो वो पाकिस्तान का पार्ट था। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी। महाराष्ट्र का नक्शा है, इंडिया का भी नक्शा है, सो ये दोनों में कॉमन है, वेदर इट इज द महाराष्ट्र स्टेट और वेदर इट इज द इंडिया, तो ये कॉमन है। फिर आता है डिफाइंड पॉपुलेशन, उसमें कोई रहने भी तो चाहिए ना, देन यू कैन क्लेम दैट ये मेरा एरिया है।
इलाका है। सो डिफाइन पॉपुलेशन, आप देखिए हर 10 साल में सेंसस होता है, अपने घर में आते हैं कितने मरे, कितने पैदा हुए, क्या हुए। सो 2011 में हुआ था, अभी 2021 में हुआ, अभी 2031 में हुआ। एवरी 10 ईयर सेंसस होता है, उस हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि कौन एरिया डेवलप करना है, क्या करना है, ये सब होता है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ अ स्टेटहुड इज पॉपुलेशन। फिर तीसरा होता है गवर्नेंस या गवर्नमेंट। अगर वो जगह भी है आपके पास, लोग भी है, बट उसका गवर्न करने वाला कोई है कि नहीं, तो आप है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 फैक्टर वो महाराष्ट्र के पास भी है और इंडिया के पास भी है। और चौथा फैक्टर जो महाराष्ट्र के पास नहीं है वो इंडिया के पास, दैट इज रियल एस्टेट। What is the fourth component which makes the state to the country different? चौथा कौन सा है? हाँ, that is sovereignty. Sovereignty होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अब सोचिए इतने 3 बड़े युद्ध होने के बाद, एक बार पाकिस्तान और एक बार चाइना के साथ युद्ध होने के बाद हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ा सॉवरेनिटी। ये 42nd अमेंडमेंट में डाला गया है। क्या अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सार्वभौमत्व, हम जो सार्वभौमत्व कहते हैं ये सॉवरेनिटी। अब ये सॉवरेनिटी महाराष्ट्र के पास नहीं है। महाराष्ट्र कुछ बोलेगा, गुजरात बोलेगा, हम नहीं सुनेगा, एमपी बोलेगा, हम नहीं सुनेगा। पर अगर इंडिया ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, पार्लियामेंट ने बोला, तो सब राज्य को सुनना पड़ेगा। लाइक ये 141 आर्टिकल सेज सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा वो सारे लोअर को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया को लागू होगा। वैसे ही सॉवरेनिटी इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ स्टेटहुड। जब आप साबित कर देंगे हमारी गवर्नमेंट सार्वभौम है और हमारे ऊपर कोई नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट इज द सुपीरियर एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ सॉवरेनिटी पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हम कुछ नहीं मानते। वही चौथा, वो ना महाराष्ट्र के पास है ना गुजरात के पास है। महाराष्ट्र के पास महाराष्ट्र तक का है, बट यू कैन नॉट रूल आउटसाइड महाराष्ट्र। आप छोटा सा 4 रुपये का ग्लूको बिस्किट ले लीजिए, उसमें भी लिखा होता है महाराष्ट्र में 4 रुपया, अदर देन महाराष्ट्र 5 रुपये। मतलब 1 रुपये के लिए भी महाराष्ट्र से गुजरात में जाना तो 1 रुपया बढ़ जाए। मतलब यहाँ का लोग वहाँ नहीं चलेगा। आपका हाई कोर्ट का भी ऐसा है कि वो परस्यूएसिव प्रेसिडेंट ले सकते हैं। आपने जो स्टूडेंट में पढ़ा प्रेसिडेंट प्री डिसाइडेड केस, तो हाई कोर्ट इज अ परस्यूएसिव, मतलब मानना है तो मानना है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट ऊपर का है। अगर आप एससी से देंगे या AR से देंगे तो वो उनको बाइंडिंग है। तो आप यहाँ का कोई बाइंड देंगे तो वो गुजरात वाला बोलेगा ओके इट्स अ परस्यूएसिव, हम उसको मानना नहीं मानना हमारे पर है, हम मानेंगे ही ऐसा नहीं। तो वही चौथा फैक्टर स्टेटहुड का होता है, दैट इज अ सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी के ऊपर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब बांग्लादेश ने अपना क्लेम किया वी आर अ न्यू स्टेट, हमको रिकग्निशन दो एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, क्योंकि एक बार रिकग्निशन होता है उसके बाद उसके सारे ट्रीटी चालू होते हैं। जब तक जैसे आप बचपन में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो मोबाइल खेलते लो, पर हमारे ज़माने में लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो